हेलो बच्चों, तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश कोचिंग क्लासेस में, जिसमें कि आप लोगों को क्लास साइंस, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस संचालित की जाती हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि क्लास 9 का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको शुरू करने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी के उसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में। तो सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या होता है और परिवर्तन का प्रकार क्या है। और सभी लोगों को पता है कि बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होने वाला है। लगातार समय का परिवर्तन होता रहता है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन और उसके प्रकार को देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन समझेंगे, भौतिक परिवर्तन समझेंगे, और त्रिविध परिवर्तन, मंद परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक परिवर्तन क्या हो सकता है या फिर कृत्रिम परिवर्तन क्या हो सकता है कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसको समझेंगे। फिर देखिए रासायनिक समीकरण भी नाम है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे किया जाता है, कि कोई भी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। फिर हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का लाभ और उसका कमी क्या क्या है, किसी रासायनिक समीकरण की वजह से हम लोग को क्या क्या फायदा है या फिर क्या क्या नुकसान है। फिर हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का कितना प्रकार होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। और वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे प्रकाशीय अपघटन क्या है, उष्मा की वजह से जो वियोजन है उसमें वियोजन क्या है, विद्युत वियोजन या फिर विद्युत अपघटन क्या है, विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया क्या है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी देखेंगे और उष्मा शोषी अभिक्रिया भी देखेंगे। और यहाँ तक हम लोग का 21 टॉपिक कवर हो चुका रहेगा। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे। टॉपिक नंबर 22वां ऑक्सीकरण या फिर उपचयन देखेंगे। उसके बाद हम लोग अपचयन देखेंगे। अपचयन और उपचयन में कुछ अंतर होता है, उसको भी समझेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या है, और संक्षारण और विकृत गंधिता से कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए काफी था। अगर इसमें कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमको नहीं उम्मीद है कि पहले चैप्टर में से कुछ भी छूटा है, ठीक है। कुछ छूटा होगा तो आप लोग बताइएगा, उसको ऐड जरूर करेंगे हम लोग। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं एक एक चीज और फिर उसको समझते हैं। तब तक इसको हम मिटा के एक बार फिर से, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले परिवर्तन यानी हम लोग के चेंज के बारे में बात हो रहा है। चेंज क्या होता है, तो देखो लगातार कुछ ना कुछ बदल रहा है हमारे चारों ओर। देखो, तुम सुबह उठते हो, सूरज निकलता है और रात होता है और फिर अगला दिन सुबह हो जाता है, यानी यहाँ पर भी लगातार दिन परिवर्तित हो गया, लगातार समय परिवर्तित हो रहा है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, समय, मिनट, सेकंड, और हर चीज लगातार परिवर्तनशील है और बिना परिवर्तन के कुछ भी नहीं हो सकता है। हमको भी आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो आप और हम दोनों लोग कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा करते रहते हैं। तो देखिए, परिवर्तन बहुत सारे प्रकार का होता है। कुछ मुख्य परिवर्तन हम लोग देख लिए, त्रिविध परिवर्तन, मंत्र परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, कृत्रिम परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले त्रिविध परिवर्तन क्या होता है, देखिए लिखा ही है, इसका नाम ही क्या है, त्रिविध, यानी जो तेजी से होने वाला है। ऐसा परिवर्तन जिसको पूरा होने में कम समय लग रहा है, जिसको पूरा होने में कम समय लगता है, वो त्रिविध परिवर्तन कहलाता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो तेजी के साथ हो रहा है, ठीक है। हम लोग के आसपास बहुत सारा ऐसा परिवर्तन है जो तेजी के साथ हो रहा है, जिसको पूरा होने में कम समय लगता है, वो त्रिविध परिवर्तन कहलाता है। मंद परिवर्तन क्या है बच्चों, मंद परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसको पूरा होने में क्या अधिक समय लगता है, क्योंकि इसका नाम ही मंद परिवर्तन। मंद मतलब धीमी धीमी। ऐसा परिवर्तन जिसको पूरा होने में जो धीरे धीरे चलता है, जिसको पूरा होने में अधिक समय लगता है, वो मंद परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक परिवर्तन क्या है बच्चों, जिसको हम लोग नेचुरल चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जो नेचर के द्वारा हो रहा हो, जो प्रकृति द्वारा किया जा रहा हो, उसको हम लोग प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कृत्रिम परिवर्तन क्या है बच्चों, तो ऐसा परिवर्तन, क्या लिखा है, ऐसा परिवर्तन जो प्रकृति द्वारा न हो, यानी मनुष्यों द्वारा या फिर आर्टिफिशियल ढंग से उसको करवाया जाए, वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन तो आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी एक बार देख लो। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिससे किसी नए चीज का निर्माण नहीं होता है और केवल उसके भौतिक गुण में ही बदलाव आता है, जैसे कि रंग, ताप, दाब, ये सब, ठीक है। केवल उसके भौतिक गुणों में चेंज आता है, उसके रासायनिक संगठन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल उसके भौतिक गुण में बदलाव आए और उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंज कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों, तो ऐसा परिवर्तन जिससे उसके भौतिक गुण के साथ साथ उसके रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाए, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और इसमें किसी नए पदार्थ का भी निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग चाहेंगे
डिफिनेशन तो यहाँ पर सब लिखा ही हुआ है। एग्जाम्पल में चाहेंगे तो आप लोग भौतिक परिवर्तन में लिख सकते हैं कि बर्फ का पानी में बदलना, क्योंकि जब बर्फ पानी में बदलेगा कोई भी नया चीज नहीं बनेगा, जब पानी बर्फ में बदलेगा तो भी कुछ नया चीज नहीं बनेगा, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लाइट को ऑन ऑफ करना, ये भी एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। आम का या फिर फल का पकना भी एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना भी जो है, मोम का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग के अंदर भी बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है, रासायनिक अभिक्रिया चल रहा होता है, जैसे कि डाइजेशन और रिस्पायरेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। आपको इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 9 या फिर कक्षा 1 से लेकर 12 तक का कोई भी विज्ञान का टॉपिक तो पूरा क्लियर करके मानूंगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसको स्किप करके इसको पॉज करके इसको आप लोग पहले उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देख लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, ये दो पदार्थ आपस में क्रिया किए और नए गुण वाला एक पदार्थ बन गया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का या फिर नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब रासायनिक समीकरण, जब रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई है तो रासायनिक समीकरण आपको 100% समझ में आ जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिकारक और उत्पाद को सूत्र के रूप में लिखा जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए कार्बन का सूत्र क्या होता है, C, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। यानी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र के रूप में लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आप लोग जल का कैसे बनता है, हाइड्रोजन का सूत्र H होता है, ऑक्सीजन का O2 और जल का H2O। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, क्योंकि हम लोग सूत्र के रूप में रख लीजिए। सोडियम का सूत्र Na, क्लोरीन का Cl, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग देखिए जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेगा तो किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देगा, तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत या सूत्र के रूप में दर्शाना, लिखना या प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें मुख्यतः हम लोग को चार चीजें देखने को मिलेंगी कि उसका ताप बदल सकता है, यानी ताप में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन मतलब होता है कि जो समय के साथ साथ कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है, तो उसके ताप में कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है, उसके रंग में कुछ न कुछ बदलाव आ सकता है, उसका अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और उसका गैस का भी उसमें से निष्कासन हो सकता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा हम लोग को ध्यान देना है कि ये चार चीज हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए कागज का जलना है, ये कागज है, ठीक है। जब आप लोग इसको बर्न करोगे तो ये कागज का जो कागज होगा ये जलने से पहले कुछ दूसरे अवस्था में होगा और जलने के बाद कुछ दूसरे राख जैसे अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। जलने से पहले इसका रंग सफेद कलर का होगा, जलने के बाद कुछ दूसरे राख के तरीके का इसका रंग हो जाएगा। उसके बाद इसके ताप में भी जलने से पहले परिवर्तन होगा, ठंडा होगा, और अगर जब जल रहा होगा तो समय गर्म हो जाएगा, यानी इसका ताप भी बदल जाएगा। क्योंकि तापमान क्या होता है, ताप क्या होता है, ठंडा गर्म का इससे हम लोग को पता चलता है, तो उसका तापमान या फिर ताप होता है। तो यानी जब कागज जल रहा होगा तो उसका ताप बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा और उसका अवस्था भी बदल जाएगा, और उसमें से कुछ धुएं जैसी संरचना निकलेगी, यानी उसमें से कुछ न कुछ गैस का भी निष्कासन हो रहा है। जब भी आप लकड़ी बर्न करोगे
कागज बर्न करोगे, जब भी आप लोग कुछ जलाओगे तो वहां पर आप लोग को ये सब चेंज देखने को मिल जाएगा। यानी वो जो दहन प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब हम लोग देखेंगे जैसे कि दूध से दही में बदलना, तो जब दूध से दही में बदल रहा है तो दूध का ताप कुछ और होगा और दही का तापमान कुछ और हो जाएगा। दूध का रंग कुछ और दिखेगा, दही का रंग कुछ और दिख जाएगा, ठीक है। मिल्क का अलग और कर्ड का अलग, ठीक है। दूध का अवस्था तरल होगा लेकिन ये कुछ ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो लगातार हम लोग को कुछ न कुछ परिवर्तन इसमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग वो लिख चुके होंगे। अब हम लोग को देखना है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम लोग को किस किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे? 6 बात लिखा हुआ है, लेकिन ये समझाने से पहले आप लोग को ये दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण मैं लिखा हूँ। देखिए Na सोडियम क्लोरीन Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर दिया, ठीक। तो अब देखिए रासायनिक समीकरण है, इसको लिखने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। सबसे पहले इस रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है, ठीक है। तो ये जो तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं, तीर के निशान के जो भी दाहिने तरफ है वो है अभिकारक और जो तीर के निशान के बाएं तरफ है वो है उत्पाद। तो जो भी तीर के निशान के दाहिने तरफ है, देखो हम इस तरफ हो गए तो इस तरफ क्या है, इस तरफ जो दाहिने तरफ है वो है अभिकारक और जो तीर के निशान के बाएं तरफ है वो क्या है, उत्पाद। जो तीर के निशान के दाहिने तरफ अभिकारक, जो तीर के निशान के बाएं तरफ हो उत्पाद। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है जिसमें क्रिया हो रहा है वो अभिकारक और क्रिया के बाद जिसका निर्माण हो रहा है वो उत्पाद। जिसमें क्रिया हो रहा है वो अभिकारक, क्रिया के बाद जिसका निर्माण हो रहा है वो उत्पाद। देखो इस दोनों में क्रिया हुआ, इसके बाद इसका निर्माण हुआ तो ये उत्पाद होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या अभिकारक है और क्या उत्पाद है। अब देखिए अब हम लोग को पता चल गया कि इधर वाला अभिकारक है, तो देखिए एक से ज्यादा अभिकारक होने के बीच में उसके बीच में क्या लगा रहे हैं, धन का चिन्ह लगा दे रहे हैं। दूसरा बात यहाँ पर ध्यान देने का ये भी जरूरत है कि रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग तीर का निशान लगा दे रहे हैं। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान है। एक से ज्यादा अभिकारक या फिर उत्पाद होने के पर हम लोग धन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और क्या बात ध्यान देना है कि हम लोग को अभिकारक और उत्पाद का सूत्र भी तो पता होना चाहिए, संकेत पता होना चाहिए, तभी तो अभी रासायनिक समीकरण लिख पाओगे। यानी सूत्र और संकेत भी पता होना चाहिए। दूसरी और बात, कौन सा अणु के रूप में है, कौन सा अणु के रूप में है और कौन सा परमाणु के रूप में है, कौन सा अणु के रूप में है, कौन सा परमाणु के रूप में है, इसका भी हम लोग को पता होना चाहिए। कौन सा एटम के फॉर्म में है और कौन सा मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये भी हम लोगों को बात ध्यान रखना चाहिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय। कौन सा तत्व के रूप में है और कौन यौगिक के रूप में है, कौन यौगिक के रूप में है और कौन तत्व के रूप में है, ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से ही समझ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है और यहाँ पे हम कुछ लिखे उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र क्या होना चाहिए। वेरी गुड। जैसे कि आप लोग से बोला गया कि जो है सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना देता है, ठीक है। या फिर बोला गया HCl के साथ सोडियम अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में कैसे लिखा, जब हमको ये सूत्र पता होगा, जब हमको अभिकारक और उत्पाद पता होगा। देखिए एक से अधिक अभिकारक उत्पाद होने के पर मैंने धन का चिन्ह यहाँ लगा दिया है, एक से अधिक अभिकारक होने पर भी मैंने धन का चिन्ह यहाँ लगा दिया है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान भी लग चुका है, ठीक है। वेरी गुड। तो हम लोग को सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। देखिए सूत्र पता था तो मैंने फटाक से इसको लिख लिया। तो आप लोग को सूत्र याद करना होगा, नहीं याद है तो पहले तत्व का नाम याद करिए जो कि लगभग 118 है। इस तत्व का नाम जब आप लोग को याद हो जाए, ऐसे नहीं याद होगा, रोज 10-10 को याद करिए। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो इसी वीडियो पे कमेंट करिए, मैं इसका जो 118 तत्व का नाम है वो आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया को RHS यानी राइट हैंड साइड, रासायनिक नहीं क्या बोल रहा है, अभिकारक को RHS यानी राइट हैंड साइड और उत्पाद को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है। अभिकारक को हमेशा देखिए हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं यानी दाहिने तरफ, और उत्पाद को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ लिखा जाता है। अब देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है, एक से अधिक अभिकारक और उत्पाद के मध्य, एक से अधिक अभिकारक और उत्पाद के मध्य धन का चिन्ह लगाना होता है। तो देखिए एक से अधिक अभिकारक या फिर एक से अधिक उत्पाद है तो उसके बीच में हम लोग धन का चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाना होता है। तो देखिए अभिकारक ये है
और उत्पाद ये है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग तीर का निशान भी लगाए, हर जगह लगाए, हर जगह तीर का निशान लगा हुआ है। वेरी गुड, यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है तत्व और यौगिक का ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये दोनों, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक है, और सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। तो तत्व और यौगिक का भी ध्यान रखे हैं हम लोग। वेरी गुड। उसके बाद कौन सा अणु के रूप में और कौन सा परमाणु के रूप में आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये हम लोग इसको डाल दिए हैं इसके परमाणु के रूप में, और इसको हम लोग डाल दिए इसके अणु के रूप में। परमाणु और अणु आप लोगों को पता होगा कि अणु सबसे जो होता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु सबसे छोटा होता है, और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलता है तो किसी अणु का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये है और ये दो ठो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 का निर्माण कर दिया है। तो इसको हम लोग उसके अणु के रूप में लिख दिए हैं। तो आप लोगों को हो सकता है ये पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आया है तो वीडियो को एकदम दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण का क्या फायदा है या फिर क्या नुकसान है, या फिर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।